इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 7 का सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आज हम लोग चैप्टर 5 को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये लंबा चैप्टर है, इसीलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ये पहला पार्ट है, और अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका सेकेंड पार्ट भी जितना जल्दी हो सकेगा हम अपलोड कर देंगे। आपकी क्लास के बहुत सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां से जाके उन वीडियोस को कभी भी देख सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हमेशा की तरह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ब्रेन मैपिंग करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि चैप्टर में आखिर है क्या। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हमें जानना है। इसका बेसिक्स तो आप लोग जानते ही होंगे, डिटेल में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे है वेरियस मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर। समुद्र में पानी किस किस तरीके से मूवमेंट करता है उसके बारे में डिटेल्स हम लोग जानेंगे, जिसमें कि पहले हम लोग वेव्स के बारे में जानेंगे, फिर ओशियन करेंट्स क्या होता है, ये लंबा टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और टाइड्स क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा इम्पॉर्टेंस ऑफ ओशियन टू मैन। ओशियन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग सीखेंगे। और सबसे अंतिम हमारा जो टॉपिक है वो है केस स्टडी ऑफ सुनामी। सुनामी क्यों होता है, उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, ये हमारा सबसे अंतिम टॉपिक होगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे बोला जा रहा है, वी हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दैट प्लैनेट अर्थ इज ऑफन कॉल्ड वाटर प्लैनेट और द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एबंडेंट वाटर ऑन इट। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग अपने प्लैनेट अर्थ को वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं और ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी प्रेजेंट है। वाटर कवर्स अबाउट 71% पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। हमारे धरती का 71% भाग जो है वो पानी से भरा हुआ है। एंड इज प्रेजेंट एज, और ये जो पानी है किस रूप में हमारे धरती पे प्रेजेंट है? ओशियंस के रूप में, रिवर्स, लेक, अंडरग्राउंड फ्लो यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी रहता है, ग्लेशियर आइस, बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स हमारे धरती पे हैं, एंड वाटर वेपर इन द एयर, और पानी जो है वाटर वेपर के रूप में एयर में भी प्रेजेंट होता है हमारे धरती पे। More than 97% of these realm of water on the earth is salt water present in oceans and sea। हमारे धरती पे जितना पानी है ना, उसका 97% भाग जो है वो सॉल्ट वाटर है, यानी कि वो पीने लायक नहीं है। और कहाँ पे वो पानी है? ओशियंस में है और सी में है, यानी कि समुद्र में और महासागर में है। About 2% is glacier ice and less than 1% of all the water on earth is fresh water in rivers and lakes। 97% वाटर जो है वो तो सॉल्टी है, उसको तो पी ही नहीं सकते हैं। उसमें से 2% वाटर जो है ना वो ग्लेशियर में है, यानी कि जमा हुआ है और ग्लेशियर्स के रूप में है। और जो बचा 1% वाटर ना, 1% से भी कम फ्रेश वाटर हमारे धरती पे है, जिसको हम लोग पी सकते हैं, और वो भी रिवर्स में है और लेक्स में है। उसको भी पीने के लिए हमें प्योरीफाई करना पड़ेगा। इससे आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कितना कम पानी हमारे धरती पे है जिसको हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग 100 को वाटर का क्वांटिटी मान लो, तो 100 में से सिर्फ एक ही वाटर है जिसको हम लोग पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी का 99 जो है ना, वो या तो ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है या तो सॉल्टी वाटर है, उसको हम लोग पी ही नहीं सकते हैं। दस द ओशियंस नेमली पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक, यहाँ पे 4 ओशियंस का नाम दिया गया है, इसको आपको याद रखना है, आर द लार्जेस्ट रिजर्वियर्स ऑफ वाटर ऑन आवर अर्थ। हमारे धरती पे वाटर का रिजर्वियर यानी कि वाटर का स्रोत 4 है मेनली, और वो कौन कौन सा है? एक पैसिफिक ओशियन, एक अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन। लेट अस स्टडी अबाउट दीज प्रिंसिपल वाटर बॉडीज एंड देयर नेचर, सोर्स, मूवमेंट एंड इम्पॉर्टेंस इन आवर लाइफ। अब हम लोग सभी वाटर बॉडीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके नेचर के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके सोर्स के बारे में जानेंगे, वाटर बॉडीज़ में क्या क्या मूवमेंट होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में उसको भी हम लोग जानेंगे। आगे यहाँ पे लिखा है द अर्थ रिसीव्स मेजर पार्ट ऑफ प्योर वाटर थ्रू रेनफॉल। हमारे धरती पे जो प्योर वाटर आता है ना, जिसको हम लोग पी सकते हैं, वो कहाँ से मिलता है? मेनली रेनफॉल से मिलता है, यानी कि बारिश से। In addition, it receives fresh water through numerous springs and rivers। और इसके अलावा हमें नदियों से भी फ्रेश वाटर मिलता है और झरनों से भी फ्रेश वाटर मिलता है। द वाटर नेवर रिमेन्स स्टैटिक। वाटर जो है स्टैटिक यानी कि रुका हुआ कभी नहीं रहता है। इट हैज़ अ साइकिल विच हैज़ नीदर अ बिगिनिंग नॉर एन एंड।
ये एक साइकिल में हमेशा चलते रहता है, ऐसा नहीं कि साइकिल पर चलते रहता है। वाटर का एक साइकिल है, यानी कि एक चक्र है जिसमें ये वाटर कन्वर्ट होते रहता है हमेशा। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, और इसका ना ही कोई शुरुआत है ना ही कोई एंड है। लेट अस फाइंड आउट इन डिटेल हाउ द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल वर्क्स। अब वाटर साइकिल कैसे होता है, ये साइकिल जो हम लोग बोले ये आखिर है क्या, उसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है जिसका टाइटल है द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, इसमें हम लोग को वाटर साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसका बेसिक तो आप लोग जानते ही होंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। सन के हीट के कारण नदी का पानी, समुद्र का पानी गर्म होता है और भाप बन जाता है, उसका इवेपोरेशन हो जाता है। इवेपोरेशन के बाद जो भाप बना वो हल्का होने के कारण ऊपर उठता है, और ऊपर जाने के बाद वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम उसको मिलता है। जब टेम्परेचर कम मिलता है तो वो कंडेंस हो जाता है, यानी कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स में और आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। जब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल एक जगह जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उसके बाद क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। और जब क्लाउड्स भारी हो जाते हैं और हवा उसको होल्ड करके नहीं रख पाता है, तो धीरे धीरे उसका टुकड़ा गिरने लगता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं कि बारिश हो रहा है। बारिश होने के बाद वही वाटर का जो पार्ट था वो नीचे आता है, और फिर वही रिजर्वियर में जाके जमा हो जाता है जहाँ से वो इवेपोरेट होके गया था। तो इस तरीके से एक पूरा साइकिल बनता है, और इसी के बारे में कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको हमें जानना जरूरी है, और कुछ डिटेल्स है उसके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। पहला जो टर्म है वो है इवेपोरेशन। ये क्या होता है, यहाँ पे लिखा है द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विच काउजेज वाटर टू इवेपोरेट। सन की एनर्जी के कारण वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वाष्पीकृत हो जाता है। हेंस वाटर ऑफ द ओशियन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स। ओशियन का जो वाटर होता है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू दिस हीट ऑफ द सन बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और क्यों हो जाता है कन्वर्ट, किसके कारण होता है, तो सन के हीट के कारण होता है। और वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। तो अगर इवेपोरेशन का डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको यहाँ से यहाँ लिखना पड़ेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है The evaporated vapor rises up in the atmosphere and condense into tiny crystal of ice and droplets। जो नीचे से वाटर वेपर ऊपर जाता है ना, वो कंडेंस हो जाता है, यानी कि वाटर वेपर से वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। तो कंडेंस हो जाता है और क्या चीज़ में बदल जाता है, टाइनी क्रिस्टल ऑफ आइस, छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बादल बन जाते हैं। अब हमें समझना है कि प्रिसिपिटेशन क्या होता है, तो उसके बाद का स्टोरी यहाँ से हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है व्हेन द कंडेंस्ड आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रो इन साइज एंड अनेबल टू फ्लोट दे फॉल डाउन ओवर द अर्थ सर्फेस एज प्रिसिपिटेशन। जब बहुत सारे आइस क्रिस्टल और वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं तो वो इतने भारी हो जाते हैं कि हवा में वो फ्लोट नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं, और इसी नीचे गिरने के प्रोसेस को हम लोग प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, या इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बारिश भी बोल सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस नेवर एंडिंग सर्कुलेशन दैट द प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड एज वाटर साइकिल। और ये सब क्यों होता है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस के कारण होता है जो कि कभी खत्म नहीं होता है, और उसी नेवर एंडिंग प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। अब हमें ग्राउंड वाटर के बारे में समझना है कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो कहाँ से आ जाता है। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है अ मेजर पार्ट ऑफ वाटर रन्स ऑफ ओवर द अर्थ सरफेस फॉर्मिंग न्यूमरस स्ट्रीम। जब भी बारिश होती है ना, तो बारिश का पानी अर्थ के सरफेस पर बहते रहता है और बहुत सारी स्ट्रीम्स का निर्माण करता है। अ स्मॉल पार्ट ऑफ रेन वाटर परकोलेट्स, और जिसको हम लोग सीप्स भी बोल सकते हैं, इनसाइड द अर्थ विच फॉर्म्स ग्राउंड वाटर। और उसी रेन वाटर का कुछ भाग जो होता है ना, वो रिस के ज़मीन के अंदर चले जाता है, और उसी से ग्राउंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। द ग्राउंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। ग्राउंड वाटर जो होता है वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट जो होते हैं ना, वो ग्राउंड वाटर से ही अपने वाटर के नीड को फुलफिल करते हैं मेजरली। आगे यहाँ पे लिखा है द प्लांट्स डिराइव द ग्राउंड वाटर थ्रू देयर रूट सिस्टम एंड रिटर्न इट टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट एयर थ्रू देयर लीव्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लांट्स जो होते हैं ना, रूट सिस्टम के थ्रू ज़मीन से पानी ले लेते हैं, ग्राउंड वाटर को ले लेते हैं,
और उसके बाद अगर उसमें एक्स्ट्रा वाटर आ जाता है ना, तो वो अपने लीव्स के थ्रू, लीव्स में होता है ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, वो फिर एटमॉस्फेयर में वो छोड़ देते हैं। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन्स। और जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं ना, वहाँ पे आप लोग का वाटर जो प्रेजेंट होता है वो आइस क्रिस्टल के रूप में प्रेजेंट होता है। आगे लिखा है दस वी कैन इन्फर दैट देयर इज़ अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर टू आवर अर्थ। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर हमारे अर्थ को मिलता है। हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। लेकिन वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे अर्थ पे यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी मिल जाता है हमें, कहीं पे बहुत कम पानी हमें मिलता है। सम एरियाज़ रिसीव हैवी रेनफॉल, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है, एंड स्नोफॉल, और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी भी हो जाती है। विच इंक्रीजेस वाटर सप्लाई एंड मेक्स इट सरप्लस देयर, जिसके कारण वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और वहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर, सरप्लस वाटर हमें देखने को मिलता है। On the other hand, area receiving low rainfall और snowfall have scarcity of water। और उसके दूसरे साइड अगर हम लोग देखें, कुछ ऐसे एरियाज़ भी हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है और वहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत कम होता है, जिसके कारण से पानी की कमी हमें देखने को मिलती है। वी कैन रेगुलेट दिस रिसोर्स बाय स्टोरिंग द सरप्लस वाटर इन लार्ज रिजर्वियर्स और बाय कंजर्विंग इट इन सेवरल अदर वेज। अगर हमारे पास एक्सेस वाटर आ जाता है, सरप्लस वाटर आ जाता है, तो उसको हम लोग बड़े बड़े रिजर्वियर्स में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आने वाले समय में हम लोग उसका यूज़ कर सकें। यहाँ पे दो तरीके का वाटर रिजर्वियर आपको दिखाया गया है। या तो हम लोग वाटर को टैंक में भर के रख सकते हैं, या तो डैम बना के भी हम लोग वाटर को रोक के रख सकते हैं। और अगर वाटर एक्स्ट्रा आ जाता है हमारे पास, इससे भी ज़्यादा वाटर आ जाता है, तो हम लोग डैम से थोड़ा सा पानी निकाल के हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, यानी कि उसी पानी के फ्लो के कारण हम लोग बिजली भी बना सकते हैं। टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ द जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर इज नेसेसरी। अगर हमें अर्थ पे लाइफ को बचा के रखना है तो हमें वाटर को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सो वी शुड सेव दिस प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। और इसीलिए हमें इस नेचुरल रिसोर्स को, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है, इसको बचा के रखना चाहिए। तो यहाँ तक हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और साथ ही साथ वाटर साइकिल को भी हमने डिटेल में जान लिया। अब हमें इस वाले टॉपिक को पढ़ना है, वेरियस मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर। महासागरों में क्या होता है, वाटर का कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट होता है जो कि इस तरीके से है। पहला है वेव, दूसरा है ओशियन करेंट और तीसरा है टाइड। इसको डिटेल में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें बताया गया है, लिखा है व्हेन वी थ्रो अ पेबल इन रिवर और ए पॉन्ड वी ऑब्जर्व रिपल इन द वाटर। जब हम लोग एक पत्थर को नदी में या पॉन्ड में यानी कि तालाब में फेंकते हैं तो वाटर में हमें कुछ भंवर बनते हुए दिखाई देते हैं, रिपल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। कुछ इस तरीके से रिपल बनता है, भंवर बनता है। अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। अगर हम लोग यहाँ पे पत्थर फेंके हैं तो कुछ ऐसा हमें वेव्स बनता हुआ दिखाई देगा। बहुत दूर तक ये फैलते हुए चले जाएगा और धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से ऑन द सी कोस्ट, समुद्र के किनारे अगर आप देखोगे, वी कैन ऑब्जर्व द रोलिंग वेव्स ऑफ सी वाटर। हम लोग वहाँ पे भी, समुद्र के पानी में भी वैसा रोलिंग वेव देख सकते हैं। What causes their movement and from where do these ripple originate? ऐसा जो मूवमेंट होता है समुद्र के पानी में, उसका कारण क्या होता है और वो कहाँ से शुरू होता है? क्या ऐसा है कि समुद्र में कोई बड़ा सा पत्थर फेंकता है तो उसके बाद वो वेव्स बनते बनते हमारे समुद्र के किनारे तक आ जाता है? ऐसा तो नहीं होगा। उसका क्या कारण है, आगे पढ़ेंगे। लेट अस स्टडी अबाउट दीज मूवमेंट्स। अब हम लोग इस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। दीज मूवमेंट्स इन ओशियन वाटर आर बेसिकली ऑफ थ्री काइंड्स। बेसिकली तीन काइंड का मूवमेंट होता है, तीन टाइप का होता है। पहला है वेव्स, दूसरा है ओशियन करेंट्स जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, और तीसरा है टाइड्स। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। अब इन तीनों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला सब टॉपिक हमारा है वेव्स। वेव्स क्या होता है उसके बारे में लिखा है, द वेव्स आर द मूवमेंट इन वाटर बॉडी वेयर वाटर पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन। वेव वाटर का ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे वाटर का जो पार्टिकल होता है ना, ऊपर और नीचे ऐसे करके मूवमेंट करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट वाटर एक्चुअली डज नॉट ट्रैवल विथ द वेव्स। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने के लिए ये बताया गया है
कि जब वाटर ऊपर और नीचे ऐसे करके मूवमेंट करता है ना, तो एक्चुअल में वाटर आगे की तरफ या पीछे की तरफ नहीं बढ़ रहा होता है, वो सिर्फ उसी जगह पे ऊपर और नीचे ऐसा मूवमेंट करते रहता है। दिस इज लाइक अ बॉल थ्रोन इन द वाटर, द बॉल कीप्स ऑन मूविंग अप एंड डाउन अलोंग द वेव। अगर आप किसी नदी में या तालाब में एक पत्थर फेंकेंगे और उसी के नज़दीक अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, या मान लेते हैं अगर एक बॉल ही है और वो तैर रहा है, तो उसके कारण जो रिपल क्रिएट होगा ना, वेव क्रिएट होगा, उसके कारण ये जो बॉल है सिर्फ ऊपर और नीचे जाएगा, लेकिन बॉल आगे या पीछे नहीं जाएगा। दिस रिदमिक मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स प्रोड्यूस अ पैटर्न विच वी सी एज वेव्स। और इसी मूवमेंट के कारण वाटर पार्टिकल्स एक पैटर्न बना लेते हैं और वही हमें वेव्स के रूप में दिखता है। आगे यहाँ पे बताया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले से यहाँ पे घेर के किसी स्टूडेंट ने रखा है, शायद ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। द हाइट ऑफ वेव्स डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ विंड एंड। वेव का जो हाइट है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, विंड कितना स्पीड से बह रहा है एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंड ब्लोइंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से कितनी देर तक विंड बह रहा है यानी कि हवा बह रही है, इस पे डिपेंड करता है। टुगेदर इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ वेव, और यही दोनों मिलके वेव का साइज को डिटरमाइन करते हैं कि कितना बड़ा या कितना छोटा वेव बनेगा। डू यू नो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखा है नाउ अ डेज एनर्जी ऑफ वेव्स इज हार्नेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े हैं, वहाँ पे क्या होता है कि पानी को थोड़े ऊंचाई से गिराया जाता है और यहाँ पे टरबाइन लगा दिया जाता है, और जब ये टरबाइन घूमता है ना तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन अब हम लोग ना ऐसा टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर चुके हैं जिसमें कि वेव्स के मूवमेंट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो दूसरे टाइप का मूवमेंट है ओशियन में हम लोग देख सकते हैं, वो है ओशियन करेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ओशियन करंट होता क्या है? द ओशियन करंट इज अ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ मास ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमारे समुद्र में, महासागरों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करते रहता है, कंटिन्यूस, हमेशा। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ओशियन करेंट। ओशियन करेंट्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स, डेट इज़ कोल्ड करेंट एंड वार्म करेंट। ओशियन करेंट जो है दो टाइप का होता है, एक होता है कोल्ड करेंट और एक होता है वार्म करेंट। नाम से ही पता चलता है, कोल्ड करेंट में क्या होगा, ठंडा पानी एक जगह से दूसरे जगह मूव करता रहेगा, और वार्म करंट में क्या होगा, गर्म पानी एक जगह से दूसरे जगह मूव करता रहेगा। यहाँ से अब कोल्ड करंट और वार्म करंट के बारे में डिटेल्स बताया गया है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं कि कोल्ड करंट क्या होता है और वार्म करंट क्या होता है। हम लोग इस फिगर को दो एरिया में डिवाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एरिया ए है और ये वाला जो है एरिया बी है। एरिया ए जो है वहाँ पे सनलाइट बहुत कम मिलता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, और एरिया बी में बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलता है। तो यहाँ ज़्यादा सनलाइट मिलता है तो यहाँ का वाटर जो होगा वो जल्दी गर्म होगा और ज़्यादा गर्म होगा। तो वाटर गर्म होने के कारण आपको पता है कि उसका डेंसिटी घट जाता है, वो हल्का हो जाता है और वो ऊपर की तरफ आ जाता है। तो नीचे का वाटर जैसे ऊपर आएगा तो नीचे तो खाली क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो उसको भरने के लिए इधर से वाटर तेज़ी से इस तरफ बढ़ेंगे। तो इधर कैसा वाटर था, इधर ठंडा वाटर था। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ठंडा वाटर इधर आ रहा है इस तरीके से, और यहाँ जो गर्म वाटर था ना फिर वो वापस उसी तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक सर्टेन डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट होने लगा, और इसी तरीके का मूवमेंट जब ओशियन में होता है तो हम लोग उसको ओशियन करंट बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, दीज आर फॉर्म ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ ओशियन वाटर। ये दोनों करंट क्यों बनता है? ओशियन वाटर के हीट होने से और कूल होने से। वी नो डैट कोल्ड वाटर इज़ डेंसर देन वार्म वाटर। हम लोग जानते हैं कि ठंडा पानी जो होता है ना वो ज़्यादा डेंसर होता है, उसका वजन गर्म पानी के मुकाबले ज़्यादा होता है। ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर इट सिंक्स डाउन बिलो द वार्म वाटर। और इसीलिए जो कोल्ड वाटर होता है ना वो नीचे चले जाता है और वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी जो होता है वो ऊपर चले आता है। दस द कोल्ड वाटर ऑफ पोलर रीजन मूव स्लोली टुवर्ड्स द इक्वेटर along द बॉटम ऑफ द ओशियन। हम लोग जानते हैं कि पोलर रीजन, जो पोल के आसपास का रीजन है वो बहुत ठंडा है, और इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है वो बहुत गर्म है। तो पोल से जो ठंडा पानी होता है ना वो समुद्र के निचले वाले एरिया से होते हुए इक्वेटर की तरफ बढ़ते रहता है, और उसके अपोजिट क्या होता है, इक्वेटर से जो गर्म पानी होता है वो धीरे धीरे पोल की तरफ जाते रहता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, द वार्म वाटर नियर द इक्वेटर मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ ओशियन टुवर्ड्स द पोल। और जो गर्म पानी होता है ना वो ओशियन के सरफेस से होते हुए ऊपर ऊपर ही पोल की तरफ जाके बढ़ के चले जाता है।
इन दिस मैनर ओशियन करेंट्स आर काउज, और इसी तरीके से ओशियन करेंट्स बनते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि हाउ आर ओशियन करेंट्स फॉर्म्ड, या ओशियन करेंट कैसे बनता है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखकर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन द गिवन मैप, आगे एक मैप हम लोग को दिया गया है बुक में। यू कैन ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मेजर ओशियन करेंट्स इन द वर्ल्ड। कुछ मेजर ओशियन करेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट ओशियन करेंट्स हैं, जिसका डायरेक्शन हमें इस वाले फिगर में दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक ओशियन करेंट है जिसका पाथ ऐसा कुछ होता है, इस डायरेक्शन में ओशियन का जो वाटर होता है वो फ्लो होते रहता है। यहाँ पे ओशियन करेंट है जिसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। एक ओशियन करेंट यहाँ पे दिखाया गया है, उसी तरीके से एक ओशियन करंट यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे भी एक ओशियन करंट है। तो ये सब जितने भी ओशियन करंट है वहाँ पे वाटर का जो पाथ होता है वो एक डेफिनिट पाथ होता है, एक ही रास्ते में वाटर बार बार सर्कुलेट करते रहते हैं। दीज ओशियन करंट टेंड टू मूव टुवर्ड्स द राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। हम लोग जानते हैं कि धरती को इक्वेटर जो है वो दो भागों में बांट देता है, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाटर के बहने का जो टेंडेंसी होता है वो राइट डायरेक्शन में होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर के बहने का टेंडेंसी जो होता है वो लेफ्ट डायरेक्शन की ओर होता है। जनरली वार्म करंट फ्लो along the east coast of the continents while cold current flow along the west coast of the continents। अगर हम लोग किसी भी कॉन्टिनेंट को कंसीडर कर ले तो जनरली ऐसा ही होता है कि उसके पूर्वी भाग से सटकर, पूर्वी भाग से होकर वार्म करंट बहता है, और पश्चिमी भाग से होकर यानी कि वेस्ट भाग से होकर, वेस्ट कोस्टल लाइन से होकर कोल्ड करंट बहता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। बुक में आप देखना कि इधर ग्रीन कलर से दिखाया गया है यानी कि ये कोल्ड करंट है, और इधर रेड कलर से दिखाया गया है यानी कि ये वार्म करंट है। इस वाले कॉन्टिनेंट में भी आप देख सकते हैं, इधर वाले भाग को हम लोग ईस्टर्न पार्ट बोलेंगे, इधर वाले भाग को हम लोग वेस्टर्न पार्ट बोलेंगे। तो ईस्टर्न पार्ट से कौन सा करंट बह रहा है? वार्म करंट, क्योंकि रेड कलर से दिखाया गया है। और वेस्टर्न भाग से कौन सा करंट बह रहा है? कोल्ड करंट, क्योंकि ये ग्रीन कलर से दिखाया गया है। यहाँ पे हमें बताया गया कि ओशियन करंट जो होता है उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे लिखा है द ओशियन करंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट यानी कि महादेश का जो कोस्टल रीजन होता है, यानी कि समुद्र के किनारे का जो रीजन होता है, वहाँ के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने का काम, वहाँ के क्लाइमेट को बदलने का काम ये ओशियन करंट करते हैं। इफ़ अ वार्म करंट पासेस अलोंग द कोस्ट, अगर समुद्र के किनारे से वार्म करंट गुजर रहा है, पास कर रहा है, इट रेजेस द टेम्परेचर एंड मेक्स द प्लेस वार्मर देन द सराउंडिंग एरियाज। तो उसके कारण क्या होता है कि समुद्र के किनारे वाले एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बाकी एरियाज से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। सिमिलरली कोल्ड करेंट्स मेक एडजॉइनिंग कोस्टल रीजन्स कोल्डर, और अगर किसी एरिया से होकर किसी समुद्र के किनारे से कोल्ड करंट बह रही है तो वो एरिया कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। इन कोस्टल एरियाज वार्म ओशियन करंट काउज रेनफॉल एंड देयरफॉर इन्फ्लुएंस इट्स क्लाइमेट मेकिंग इट वार्म एंड मॉइस्ट। अगर किसी कोस्टल एरिया से वार्म ओशियन करंट होकर गुजर रहा है तो वो वहाँ के क्लाइमेट को कैसा बना देगा? वार्म यानी कि गर्म, और मॉइस्ट यानी कि वहाँ का जो क्लाइमेट होगा उसमें नमी आ जाएगी। आगे लिखा है द कोल्ड करंट, अगर किसी कोस्ट से होकर कोल्ड करंट यानी कि ठंडा करंट बह रहा है, कोल्ड करंट बह रहा है, ऑन द अदर हैंड टेंड टू मेक द क्लाइमेट कूल एंड ड्राई। वो क्या करेगा? वहाँ के क्लाइमेट को कूल यानी कि ठंडा, एंड ड्राई यानी कि सूखा बना देगा। दस इसीलिए दीज ओशियनिक करेंट्स मॉडिफाई द क्लाइमेट इन द कोस्टल रीजन्स, और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ओशियन करेंट्स के कारण कोस्टल रीजन का जो क्लाइमेट है उसमें बदलाव आ जाता है। Another interesting characteristic is that the confluence of warm and cold current provide ideal condition for plentiful growth of plankton। अब ये plankton क्या होता है? यहाँ पे बोला गया है कि जब वार्म करंट और कोल्ड करंट जिस जगह पे मिलता है तो वहाँ का जो वाटर होता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसके कारण से वहाँ पे प्लैंकटन प्रोड्यूस हो जाते हैं। प्लैंकटन हम लोग बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म को बोल सकते हैं, बहुत छोटे प्लांट्स को बोल सकते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। विच इज़ फूड फॉर मरीन लाइफ, जिसको फूड के तरह मछलियाँ यूज़ करती है, उसको खाती हैं। दिस एरिया सर्व एज मेजर फिशिंग ग्राउंड, और जब इस एरिया में बहुत ज़्यादा प्लैंकटन पाए जाएंगे तो वहाँ पे मछलियाँ ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा पाई जाएंगी, इसीलिए उस एरिया में फ़िशिंग बहुत अच्छे तरीके से होता है। इनकरेजिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, और इसीलिए वहाँ पे
फिशिंग बहुत अच्छा ट्रेड माना जाता है, वहाँ पे फ़िश का बिजनेस बहुत अच्छे से होता है। द ओशियन करेंट्स ऑल्सो हेल्प इन नेविगेशन, और ओशियन करेंट से हम लोग नेविगेशन भी करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह सामानों को भी भेज सकते हैं। यहाँ तक हमने ओशियन में होने वाले 2 मूवमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। पहले हमने वेव्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने ओशियन करेंट्स के बारे में पढ़ा। अब जितना सारा टॉपिक्स यहाँ तक बच गया उसको हम लोग पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर अगर आपके सिलेबस में है तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसका पार्ट 2 भी हम अपलोड कर देंगे। आपके सिलेबस में अगर कोई और चैप्टर है जिसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उसका भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। अगर आपको सोशल साइंस के किसी और चैप्टर का भी वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसका सेकंड पार्ट को देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।